और जब यहाँ के खलिहर आज ये सवाल उठाते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट जब आया तो चीजें बदली। इसके बाद भी हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अब तक कुछ कर नहीं पाए। सर ये जो मणिपुर 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 ये जो हो रहा है ना संसद में, ये सब कुछ नहीं, ये सब जॉर्ज सोरोस के प्लान, ये क्रिश्चियन कंट्री बनाने के तहत हो रहा है। ये कमाल की बात है, इतना दुखद है कि जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा वो आज यहाँ मौज कर रहे हैं, और जिनके बाप दादों ने ऐसी कोई मांग नहीं की वो आज भी उनके बच्चे, उनकी पूरी पीढ़ी तबाह हो रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम राज कपूर के परिवार से मिले। उनकी 100वीं वर्षगांठ पर कपूर परिवार ने उन्हें निमंत्रण दिया था, इस निमंत्रण के लिए आए थे। और वो वीडियो जबरदस्त सुर्खियों में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या फिल्मों के बारे में भी ऐसी जानकारी रखते हैं, या फिर कपूर परिवार से क्या साथ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मोदी द्रोही उस वीडियो को म्यांमार से जोड़ रहे हैं कि म्यांमार में उस वीडियो को मणिपुर से जोड़ रहे हैं कि मणिपुर में तबाही है और मोदी फिल्मी कलाकारों से मिल रहे हैं। ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर का सच अब तक छुपाया गया, लेकिन उस मणिपुर के फरेब पर खूब को हल्ला हो रहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे। लेकिन बांग्लादेश, जैसे मणिपुर हिस्सा है भारत का, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदू रह गए उनका चॉइस नहीं था कि वो उस हिस्से में रहें। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए उनकी चॉइस नहीं थी, लेकिन जो भारत में मुसलमान रह गए उनके पुरखों ने पाकिस्तान मांगा था। ये अक्सर मैं ये बात करता हूं कि ये इशू क्यों नहीं उठता। मतलब जिनके पुरखों ने पाकिस्तान मांगा वो यहां रह गए, जिनके पुरखों ने पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं मांगा उनकी बेबसी क्या हुई उस देश में। और जब यहां के खलिहर आज ये सवाल उठाते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, उस मानवता, उस अमानवीय तस्वीरों को देखकर जो बांग्लादेश से आती है। आज की तारीख में बांग्लादेश से जो अमानवीय तस्वीरें आ रही हैं वो दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रही, यूएन तक में इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन हम आज दूसरे ढंग से इसे समझेंगे, एक रिटायर्ड रॉ अधिकारी से जो इस तरह के मामलों में बड़ी पैनी नजर रखते हैं कि मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसका असली खेल क्या है, और क्यों सरकार की भी लाचारी हो गई है कि हमारी सरकार वहां पर भी, मणिपुर में भी बेबस दिखाई दे रही है क्योंकि उसका संबंध क्रिश्चियन मिशनरी से है, और बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमारी बेबसी क्यों है। इसे हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है और वहां के हिंदुओं से हमें कोई लेना देना नहीं। वो बाई चॉइस वहां नहीं फंसे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि यदि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूं, बिहार में, यदि थोड़ा सा हिस्सा और मिलता तो बांग्लादेश में वो हिस्सा जो हमारा गांव देहात है वो बांग्लादेश में होता। तो हमारा सौभाग्य हम इस हिस्से में आ गए। और यहां आकर के जो लोग ये कहते हैं, मैं राज कपूर की बात मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि राज कपूर भी पाकिस्तान से आए थे। यदि कपूर वहीं रह गए होते तो आज उनके जो वंशज जो यहाँ पर सेकुलरिज्म का दंभ भरते हैं वो या तो मुसलमान हो गए होते या फिर मारे गए होते। इस बहुत बेसिक फर्क को आज हम RSN सिंह साहब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस इलाके में उन्होंने लंबा समय बिताया है। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ सिंह साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, बांग्लादेश का मामला जब शुरुआत में ये उठा तो यहाँ के जो सेकुलर लिबरल हैं, बड़े बड़े जो सो कॉल्ड पत्रकार जो आजकल खलियर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। उस समय अंदाजा नहीं था कि इतना रूप ले लेगा। बाद में तो खैर कांग्रेस तक ने भी समाज बोला, मायावती तो बहुत आगे तक आ गई कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्यों नहीं बोला जा रहा है। लेकिन पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट जब आया तो चीजें बदली। इसके बाद भी हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अब तक कुछ कर नहीं पाए, कुछ भारत कर नहीं पाया। कई बार होता है कि वो दूसरा देश है। दूसरी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है उसमें म्यांमार की भूमिका है, और ये क्रिश्चियन मिशनरी और क्रिश्चियन खेल
वहां पर उनकी लाचारी वहां है और यहां बेबसी हमारी बांग्लादेश को लेकर के है। मनीष जी, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं जो रिटायर्ड कैटेगरी में हमको लोग डालते हैं, मैं उस रिटायर्ड कैटेगरी का हूं नहीं। 42 साल की उम्र में मैं जब RNW में डेपुटेशन पे था तो मैंने वहां से कुछ कारणों से, मतलब पारिवारिक कारणों से, मुझे सरकार छोड़नी पड़ी, क्योंकि मेरे पिता और माता दोनों गुजर गए थे और बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। आप तो इस बात को समझते हैं। हम लोगों की कुछ खेती गृहस्थी है, कोई देखने वाला नहीं था। तो मैं इस स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के फील्ड में आया और कोई 4-5 साल के अंदर में मैंने 3-4 किताबें लिखी और उसके बाद से मैं लगातार 20 साल से इसमें सक्रिय हूं। और जब मैं था तो उस समय कोई नहीं था। जी बिल्कुल। अभी तो बहुत लोग आ गए हैं, जब मैं था तो कोई नहीं था। तो मेरे को आप पायनियर कह ले, प्रोजेनाइटर कह ले। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं और कि हिंदुओं पर वहां पर जो कहर हुआ है यूनिस सरकार के आने के बाद, तो ये पहली बार नहीं है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि दिसंबर 1963 में जब हजरत बल का वाला कांड हुआ था, जब हजरत बल से प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जो कहते हैं जो बाल जो है तो वो था, वहां से गायब हो गई अचानक और फिर वो रीअपियर भी कर गया। तो उस समय भी हिंदुओं पर एक कहर टूटा था। और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वहां के पाकिस्तान के अयूब खान थे। और बांग्लादेश, ढाका, खुलना, सिलहेट, ये सारे इलाकों में, चिटागोंग, इन सारे इलाकों में हिंदुओं को मार मार कर वहां से भागने पर मजबूर किया गया। और भारत सरकार ने उस जमाने में उनको उड़ीसा, दांतेवाड़ा, मध्य ये रीजन में और 2-4 जगहों में उनको रिहैबिलिटेट किया। अयूब ने बोला कि मेरे ये कंट्रोल के बाहर में, अगर हजरत बल जैसा क्राइसिस होता है तो हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, वो हम नहीं, वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। और दूसरी बात की वो एक ऐसा वक्त था, वो कैसा दौर था जब हम जस्ट चीन की लड़ाई से हम अभी उभरे भी नहीं थे, तब ये हुआ। तो हमारे पास कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और उस पर कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन फिर भी हमने अपने हिंदू भाइयों को वहां पे शरण दिया। और ये बात आप ये बहुत कोई वेल पब्लिसाइज्ड ये हिस्ट्री का ये चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं आपको इससे अवगत करा रहा हूं। तो उसी प्रकार से बांग्लादेश में थोड़ा सा जब आप इसको समझना चाहते हैं कि यूनिस सरकार जब से आई है, हिंदुओं पे फिर से कहर टूट पड़ा। और ये कहर इसलिए टूटा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को वहां प्रो लिबरेशन फोर्सेस, यानी प्रो बांग्लादेश एंटी पाकिस्तान फोर्सेस के साथ उनको जोड़कर देखा जाता है। यकीनन भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से लिबरेट करवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर एक प्रो पाकिस्तान लॉबी हमेशा बहुत सशक्त रूप से काम करती रही है। याद करिएगा कि जब शेख मुजीब को 1970 इलेक्शंस में स्वीपिंग मेजॉरिटी मिला था, उस समय भी उनकी वोट परसेंटेज मेरे ख्याल से 47-48 थी। He hadn't crossed the 50% मार्क। तो वहां पर एक प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी हमेशा रही है।
आपको मालूम है कि वो प्रो पाकिस्तान के लिए आज जो यूनिस के नीचे जमायते इस्लामी जो इतने मतलब आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल रैम्पेज पे है जमायते इस्लामी, और जो उनका इस्लाम जो उनका स्टूडेंट विंग है इस्लामिक छात्र शिविर, उन्होंने 2 ब्रिगेड बनाए थे इन्हीं बांग्लादेशियों को मारने के लिए एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम था अल शाम्स ब्रिगेड और एक ब्रिगेड का नाम था अल बदर ब्रिगेड। तो एक बहुत बड़ी प्रो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी ने वो अमेरिका के साथ उस समय भी मिला हुआ था, और 3 साल के बाद आपको मालूम है कि शेख मुजीब का उसके बाद असैसिनेशन हुआ, और उसके बाद कूज और काउंटर कूज ये होते रहे। और मैं आज आपको प्रिडिक्ट कर देता हूं कि वो यूनिस 2025 तक नहीं टिक पाएंगे, मतलब 2025 को नहीं क्रॉस कर पाएंगे। मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर देता हूँ, याद रखिएगा जो मैं आज कह रहा हूँ। और यही नहीं, बांग्लादेश के अंदर ही पाकिस्तान नहीं था, भारत के अंदर भी पाकिस्तान था। ये भारत के अंदर का जो पाकिस्तान था वो कभी आपके बांग्लादेश के अचीवमेंट से कोई बहुत वो कभी खुश नहीं रहा, ठीक है ना। और वो भारत के अंदर का जो पाकिस्तान था और बांग्लादेश का जो के अंदर का जो पाकिस्तान था, उसको आपको सीपीएम का बहुत बड़ा समर्थन था। लेकिन कुछ जो सीपीआई थी, उसका तो मदर कंट्री सोवियत रशिया था, तो वो मिसेस गांधी और शेख मुजीब के समर्थन में था। परंतु सीपीआईएम ज्योति बासु ने तो जब यहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे तो कहते थे कि नो, आई डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोलेटेरिएट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, तो उन्होंने बसाया इन लोगों को। और आज हालत ये है कि ममता बनर्जी का बांग्लादेश के अंदर में जो पाकिस्तान है और भारत के अंदर जो पाकिस्तान है, उन दोनों को ममता बनर्जी का भी समर्थन है। तो मैंने आपको ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी मैंने आपको बता दिया। अब आप अगर ये देखेंगे, ये क्रिश्चियन लैंड की जो मैं बात कर रहा हूं, तो शेख हसीना ने अपने आउस्टर के लिए यूएस को आर्किटेक्ट बताया। जो तख्ता पलट हुआ, उन्होंने कहा कि ये यूएस के द्वारा किया गया है, खास करके ओबामा क्लिंटन गैंग के द्वारा, अमेरिकन डीप स्टेट के साथ उनका जो लिंकेजेस है। और वो कहती है कि तख्ता पलट 2 कारणों से हुआ। एक तो वो सेंट मार्टिन आइलैंड में वो प्रेजेंस चाहते थे, और दूसरा वो एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते थे, मतलब अरुणाचल के वो हिस्से जहां पे जो क्रिश्चियंस हैं, जिसको तिरप सेक्टर बोलते हैं, नागालैंड पूरा का पूरा, आपका मणिपुर और मिजोरम और बांग्लादेश के चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाके। जी, तो आपके दर्शक इस मैप को देख सकते हैं, एकदम पूरा ईस्टर्न पार्ट में चली जाइए। सबसे पहले आप देख रहे हैं वो ऑरेंज कलर में है अरुणाचल प्रदेश। जो वो ऑरेंज का एक स्ट्रिप आ रहा है उसको तिरप सेक्टर कहते हैं, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। वहां से 7 एमएलए जो हैं वो बिल्कुल क्रिश्चियन आते हैं। जी, बिल्कुल सही दिखाया आपने। और इन्हीं एमएलए के द्वारा वेटिकन के कहने पे सोनिया गांधी ने यहाँ की अपनी ही सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था, क्योंकि वहां पे जो चीफ मिनिस्टर थे जेरोम गैम्बलिन, वो कन्वर्जन में ज्यादा असिस्टेंस नहीं दे रहे थे। तो रातों रात जो स्ट्रिप आपने दिखाया अरुणाचल का, वहां से उन्होंने इन 7 एमपी से एमएलए से सपोर्ट विड्रॉ करवा के उन्हें सरकार पलट दी थी। उसके बाद आप नीचे आ जाए, नागालैंड मतलब कोहिमा, उसके बाद पूरा क्रिश्चियन मणिपुर में आपको मालूम है कि जो हिल्स में है वहां पूरे कुकीज और चिन्स हैं। और उसके नीचे आप चले आए तो आप देखेंगे आइजॉल।
जो मिजोरम का इलाका है, और आपके मतलब उसके लेफ्ट में आप देखेंगे तो पूरा बांग्लादेश है, और त्रिपुरा ये उसका हिस्सा नहीं है, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट, ये सॉरी ये क्रिश्चियन लैंड का। तो बेसिकली अरुणाचल का तिरप सेक्टर, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये इलाकों से इन यहाँ पे, और प्लस जो उसके जो मैप के पश्चिम में जो एरियाज है म्यांमार में, उसमें भी जो क्रिश्चियन एरियाज है वो उनको शामिल करके ये क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये शेख हसीना ने ऐसी बात कही। और जब कोई हेड ऑफ स्टेट, और इतना मजा हुआ, पॉलिटिशियन हेड ऑफ स्टेट जब ऐसी बात करता है तो आपको उसको बहुत गंभीरता से लेनी होगी और उसको सच मानना होगा। अब मैं आगे आऊंगा कि कैसे ये कंफर्म हुआ ये। तो अगर आप देखें तो जो मैप आपने दिखाया नॉर्थ ईस्ट का, उसके पश्चिम में जो एरियाज हैं, ऊपर में म्यांमार नागा हिल्स हैं, और ये मिजोरम और मणिपुर के ऑपोजिट में, खास करके मिजोरम के ऑपोजिट में आप देखेंगे, उसके 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 वेस्ट, उसके ईस्ट में, मिजोरम के ईस्ट में वो एरिया म्यांमार का चिन स्टेट, वो चिन स्टेट है। और आपको मैं बता दूं कि जो चिन, मिजो और जो कुकी हैं, ये एक ही, मतलब ये एक ही समूह के लोग हैं। इनको सम्मिलित रूप से इनको जो पीपल कहा जाता है। ओके। तो ये अच्छा। जो लैंड की मांग कर रहे हैं। आप जी, तो बिल्कुल। अगर आप इनकी पॉपुलेशन पे जाए तो आपके मणिपुर में इनकी जो ये है, कोई टोटल पॉपुलेशन अगर इनका आप ले लें तो करीब 10 से 15 लाख की है। मणिपुर में 5 लाख, मिजोरम में कोई 14 लाख जो पॉपुलेशन है, उसमें 83% जो है मिजोज हैं। और बाकी मणिपुर का अगर टोटल पॉपुलेशन आप देखें तो 30 लाख का है, जिसमें 20% जो है वो ये कुकीज हैं। और ये, लेकिन इनका पूरा हिल्स पे ये पूरा कब्जा है। तो अब ये जो लैंड की मांग पर मैं आता हूं। देखिए, मैंने कहा कि जो शेख हसीना ने कहा उसको ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन लैंड ये बनाना चाहते हैं। और ये क्रिश्चियन लैंड जो है, क्यों क्रिश्चियन लैंड बनाना चाहते हैं? पहली बात कि हमारे रीजन में, साउथ एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, तैमूर को आप छोड़ दें, इस रीजन में कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर वहां पे तो तैमूर बना दिया, अफ्रीका में सूडान बना दिया, ठीक है ना। सो देयर इज नो क्रिश्चियन कंट्री। तो ये पहले से इनकी डिमांड है कि यहाँ पर जो मिशनरीज हैं, जो बैप्टिस्ट चर्च है, बहुत 200 साल से ही, कम से कम 150 साल से बहुत काम किया है उन्होंने। बिल्कुल अलगाववाद का फीलिंग उनमें डाल दिया है। तो उनका ये था कि भाई ये एक हमारा ये आउटपोस्ट होगा, क्रिश्चियन आउटपोस्ट। चाइना के खिलाफ ये बड़ा यूजफुल होगा, और हमको ये बे ऑफ बंगाल में एक हमको बेस भी दे देगा। ये बे ऑफ बंगाल में इनको जो बेस चाहिए, वो बेस भी इनको मिल जाएगा। आपके दर्शकों को एक और बात बता दूं, और ये जानना जरूरी है कि ऐसी नहीं कि ये बात जब अंग्रेज यहाँ पे से छोड़ के गए थे तो हम और आप तो ये उन्होंने वो इतने जेल काटा और उन्होंने इतने वो सैक्रिफाइस किया, लोगों ने जेल काटा, सैक्रिफाइस किया, लेकिन वो जाते जाते वो जियोपॉलिटिकली इस रीजन को इस तरीके से इंजीनियर किया जो उनके फायदे में था। और उन्होंने हमारे लीडर्स को बहुत क्लियर कर दिया कि भाई पाकिस्तान तो चाहिए, मुसलमानों से ज्यादा हमको चाहिए पाकिस्तान को, बिकॉज दैट वाज द फ्रंट लाइन स्टेट।
उस समय वो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रखा था, और उसके बाद जो सोवियत यूनियन है वो टेस्ट कर रही थी, वो आपके सिंकियांग रीजन में और कजाकिस्तान के एरिया में। तो उन्होंने कहा हमको ये मॉनिटर करना जरूरी, इसलिए हमको पाकिस्तान चाहिए। सोवियत यूनियन के जितने मूव्स हैं हम यहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कहा कि जिन्ना से ज्यादा हमको पाकिस्तान की जरूरत है, और उसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश बनाया। तो बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि भाई हमारा देखो एक बेस रहेगा चिटागोंग में, इसको तुम रखो संभालो, जब मेरे को जरूरत पड़ेगा तो देना। तो जिन्ना ने कहा कि मैं अकेला पोर्ट में क्या, इसमें तो कोई डेप्थ ही नहीं होगा, हम इसका डिफेंड कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो, CHT का एरिया, जो मिजोरम से नीचे का जो एरिया आता है ना बांग्लादेश में, चिटागोंग, वहां पे सारे बौद्ध थे। मोर देन 90% ऑफ देम वेर बुद्धिस्ट। आप विश्वास नहीं करोगे कि 15 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया। जी, ये अगर आप बांग्लादेश में मिजोरम के नीचे आते हो तो वहां से ये त्रिपुरा के लिए ये दो चिटागोंग है, उसके उसके ईस्ट में ये सारा चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स है, जो बिल्कुल वो बे ऑफ बंगाल तक आती है। तो उन्होंने भारत का झंडा उन्होंने फहरा दिया। करीब एक हफ्ते से ज्यादा उन्होंने झंडा उतारने से मना कर दिया। फिर बलोच रेजिमेंट को यूज किया गया इनके खिलाफ, जबरदस्ती झंडा ये किया गया। तो इसके बारे में तो कोई चर्चा होती नहीं। तो पार्टीशन किस बेसिस पे हुआ था भाई? जब 90%, और मैं उस इलाके में मैं गया हूं, नॉट वंस ट्वाइस, आई हैव बीन टू दैट एरिया। एक बहुत बड़ा वहां कप्ताई लेक है, डैम बना था, तो एक बड़ा लेक वहां पर क्रिएट हो गया है। मैंने उस पर सेलिंग भी की है वहां। तो वो एरिया जो है वो पूरा का पूरा बौद्ध था। तो जो पार्टीशन हुआ था, वो पार्टीशन के समय ये सब चीजें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो थी, वो सब ध्यान में रख के हुआ था। और रेडक्लिफ ने ऐसे ही लाइन नहीं बनाई थी। जो पाकिस्तान चाहिए था, ईस्ट पाकिस्तान चाहिए था, इसीलिए एक आपको याद होगा, एक सेंटो का मेंबर मतलब पाकिस्तान सेंटो का मेंबर भी था और सीटो का भी मेंबर था, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि ये बात बताना बहुत जरूरी था। मैंने समझा कि क्रिश्चियन लैंड का जो ये ख्वाहिश है, जो मुहिम है, ये बहुत दिनों से ये चल रहा है। और जब से चाइना यहाँ पर फुटहोल्ड इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, तो और मुहिम तेज हो गई है। तो आज आप जो मणिपुर में जो आप आग देख रहे हैं, जो आप म्यांमार में आग देख रहे हैं, ये सब ये क्रिश्चियन जो लैंड बनाने की ही को ही हासिल करने के लिए इतनी मात्रा में वहां वायलेंस जो है वो अनलीश किया जा रहा है। और इसमें भी जॉर्ज सोरस और उसके बेटे अलेक्जेंडर सोरस का बहुत बड़ा हाथ है। अब आप कहेंगे कि ये शेख हसीना ने क्यों ऐसे ही कह दिया उन्होंने। मैंने कहा बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, जो लालू धोमा है मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर, 2 सितंबर को वो अमेरिका के मैरीलैंड में गए और वहां जाके कहते हैं कि भारत, म्यांमार और बांग्लादेश के जो पीपल, जेडो यानी कि चिंग्स, कुकीज ये और जोस को यूनाइटेड होना चाहिए। ये मैरीलैंड में बोल रहे हैं। और उन्होंने शायद पुलिस में ये काम कर चुके हैं, तो ये लीगल स्पेस जानते हैं किस तरह से लीगल हेड को बचा के हेड स्पेस रखते ही है। सिर्फ उन्होंने वो यही जोड़ दिया कि ये सारे इंडिया के अंदर होंगे, अंडर होंगे, नहीं तो इन पर एंटी नेशनल का वो टैग लगता है, सेडिशन का जो भी है। लेकिन 2 दिन के बाद वो इंडियाना पॉलिस में गए अमेरिका में इसी साल, और कहा कि जोरो लोग यानी कि जो लोग हैं
वो 3 दुश्मन देश से उनको लड़ना पड़ रहा है, वो है म्यांमार, द वर्ड ही यूज्ड एनिमी, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया, और कहा कि इन 3 दुश्मन के साथ हम नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए अभी हमें इंडियन अम्ब्रेला की जरूरत है। फिर उन्होंने कहा, मार्क हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमको एक नेशन बनाया है, एक देश में बॉर्डर्स तो हो सकते हैं, परंतु एक सच्चा नेशन इन सब को ट्रांसेंड करता है। सो ही वाज टॉकिंग अबाउट द सेम क्रिश्चियन कंट्री। फिर उन्होंने कहा कि हमें बांटकर बहुत बड़ा हमारे साथ अन्याय हुआ है और तीनों सरकारों से अलग अलग के अंदर रहने पर हमें मजबूर किया गया है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमको ये मंजूर नहीं। ये उन्होंने ये बात कही। तो शेख हसीना का जो बयान था, जो कथन है, उसके साथ इसको मिलाकर उसको जक्स्टापोज करके आप देख लीजिए इसको। मतलब आप कह रहे हैं कि इतना गंभीर मामले को भारत सरकार भी इग्नोर कर रही है, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही। मणिपुर वायलेंस की चर्चा हो रही है। सर ये जो मणिपुर ये जो हो रहा है ना संसद में, ये सब कुछ नहीं, ये सब जॉर्ज सोरोस के प्लान, ये क्रिश्चियन कंट्री बनाने के तहत हो रहा है ये। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? एक साथ आग लगाई गई है वहां के चिन्स में, वेस्टर्न, अच्छा चिन्स, मैं तो इनको यहाँ जनकपुरी में भी मिलता था, मैं ये चिन्स से, जॉर्ज फर्नांडिस के घर में भी ये रहते थे किसी जमाने। यही नहीं, अभी आगे आप देखिए, इस साल जुलाई में मोदी सरकार ने कहा कि बांग्लादेश से जो आए हुए जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, वो कोई 2000 जो रेफ्यूजीज आए वहां पे, जब वहां की आर्मी ने एक कुकी चिन नेशनल आर्मी KNA के खिलाफ चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में मुहिम चलाया, तो उन्होंने कहा कि हम इनको वापस नहीं भेज सकते। बिल्कुल मना कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम उनको वापस नहीं भेज सकते हैं। और इसके पहले आपको मालूम है, जब म्यांमार में कू हुआ था फरवरी 2021 में, तो उस समय भी उन्होंने कहा, जो आए हुए, जो वहां से भागे हुए लोग थे, रेफ्यूजीज कहिए उनको शरण भी दिया, सहायता भी दिया और कहा कि देते रहेंगे। और उन्होंने कोई 33,000 जो कुकी चिन जो है वो म्यांमार से भाग के आए हैं, वो उनको पूरी सहायता मिल रही है। उनके बच्चे जो हैं उनको वो स्कूल जा रहे हैं। तमाम वहां पर NGO जो है वो सक्रिय हैं। और अंदर से जो लोग हैं जो मणिपुर में हिंसा के कारण जो आए हैं, वो भी, उनकी भी संख्या 10,000 है, वो भी मिजोरम में आके उन्होंने उसको शरण दिया है लालू धोमा ने। और उन्होंने यहां तक नहीं, उन्होंने कहा कि लालू धोमा को कहा, हमारे MHA ने कहा कि भाई आप ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं, इनको थोड़ा बायोमेट्रिक डाटा इनका तैयार कीजिए, कलेक्ट कीजिए। तो मालूम है उन्होंने अपने असेंबली में क्या कहा कि मैं इस आदेश को नहीं मान सकता हूं, बिकॉज इट विल अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आवर ओन ब्लड। मना कर दिया वहां पे। और आपको मालूम है अभी फेंसिंग का काम चालू है, उसको भी अपोज कर रहे हैं। वो कहते कि हमारे तो भाई लोग रहते हैं उस पार में, हम फेंसिंग को अलाउ नहीं करेंगे। वो 300 किलोमीटर वो मिजोरम बॉर्डर पे होना है। तो ये जब ये वहां पर गए हैं अमेरिका की यात्रा में,
और ये बांग्लादेश कू के बाद की बात है, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक डिवाइन मिशन पे आया हूं यहाँ पे। ही सेड दिस। और अब बात थोड़ी सी ये है सर कि पता नहीं हम क्यों इतने ज्यादा हम कैपिचुलेट करते हैं ये चर्च के आगे। ये जो आप मणिपुर 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 देख रहे हो, ये सब चर्च चर्च नार्कोटिक्स सब मिक्स्ड है, जॉर्ज सोरस सब मिक्स्ड है इसमें। और आपने भी देखा, अखबार में पढ़ा होगा, इंडियन आर्क बिशप एमंग 21 क्लर्जीज इंस्टॉल्ड एज कार्डिनल बाय पोप फ्रांसिस। यहाँ के एक आर्क बिशप को, जिनका नाम कुका कड़े कुछ ऐसी नाम है उनका, उनको कार्डिनल इंस्टॉल किया गया। आपको मालूम है, पीएमओ ने स्टेटमेंट दिया कि इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड। यहां से एक जॉर्ज कुरियन के नीचे एक डेलीगेशन भेजा गया वेटिकन, पूरा सेरेमनी वॉच करने के लिए। ये डेलीगेशन जो है वो पोप से मिला। इसके पहले पोप ने मिजोरम चीफ मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की थी कि जिस तरह से उन्होंने क्रिश्चियन को उन्होंने शरण दिया है। अब ये बात समझने की जरूरत है आपके दर्शकों को कि जो भी चर्च है, स्पेशली जो ये जो वेटिकन के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है ना, कैथोलिक चर्चेस, ये सारा का सारा दे आर सॉवरेन एंटिटीज। उनका हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। उनका जो उनका अम्बिलिकल जो है वो वेटिकन से साथ जुड़ा हुआ है। वही अपॉइंट कर सकते हैं, वही इनको निकाल सकते हैं। इसीलिए बांग्लादेश से एक जो द्वीप मांगा था अमेरिका ने, जो शेख हसीना ने कहा कि पहले यदि हम इसे डिवाइड नहीं कर सके तो पहले कम से कम उस द्वीप पे कंट्रोल करें, फिर हम ये कुकीज वाला मामला और बांग्लादेश के खिलाफ इस म्यांमार और मणिपुर के हिस्से को मिलाकर के हम एक अलग क्रिश्चियन कंट्री बनाते हैं, 3 देशों को मिलाकर के। तो अगर आप देखेंगे, आप नक्शे को देखेंगे, तो अभी क्या हुआ है कि ये जब से मैंने कहा ये यूनिस आया है, हिंदुओं पर किस तरह का कहर आ गया है। अभी तक 550 हिंदू त्रिपुरा में दाखिल हुए हैं। और ये जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही दिखा रहा है आप। वो बांग्लादेश से 550 हिंदू त्रिपुरा में दाखिल हुए हैं। पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया है। आज मैं पढ़ रहा था, एक स्वराज करके कोई एक मैगजीन है उसमें, तो उसमें ये लिखा, उसमें मैंने ये पढ़ा कि एक परिवार जिसमें 3 मर्द, 2 महिलाएं, 2 नौजवान, 8 माइनर, ये उत्तरी त्रिपुरा में आए और वहां से वो ट्रेन पकड़कर सिलचर जाना चाहते थे। उनका जो मुखिया जो था परिवार का, वो एक 70 वर्षीय एक सुधीर सरकार थे। और उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया कि जब से शेख हसीना की सरकार गई, हमारे मुस्लिम पड़ोसी अचानक हमारे मतलब हॉस्टाइल हो गए हमारी तरफ। हमारे बेटियों को एब्डक्ट किया जाने लगा। कई बेटियों को उठाकर, बच्चियों को उठाकर उनका फोर्स कन्वर्जन करवाया जा रहा है, ठीक है। और हमारे लिए उस देश में रहना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ना ही हमारे प्रॉपर्टीज तो छीनी गए, हमने सब कुछ बेच दिया, बर्तन बेच डाले, अपने सीलिंग फैंस, रेफ्रिजरेटर, टीवी सब कुछ बेच दिया। हम तो अपने बच्चियों की जान केवल बचाने के लिए हम हिंदुस्तान है, उन्होंने ये कहा। और मालूम है आगे उन्होंने क्या कहा कि हमें एसाइलम चाहिए। हम शेष जिंदगी हम भारत के जेलों में हम काट लेंगे, लेकिन हम बांग्लादेश वापस नहीं जा सकते।
क्या बात है। और अब ये एक जगह है त्रिपुरा में अम्बासा। सर ये उसी इलाके की बात है जो मैंने जिक्र किया ना अभी, मिजोरम में 31,000 जो रेफ्यूजी कैंप्स में, वहां से सिर्फ ये 50 किलोमीटर दूर। उन रेफ्यूजी कैंप्स में सरकार भी मदद कर रही है। वहां का लालू धोमा है, उसने ठेंगा भी दिखा दिया आपकी केंद्र सरकार को। पोप भी उसकी तारीफ कर रहा है, एनजीओज भी सक्रिय हैं, आपका सेंटर जो है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट ले रहा है। और ये आप इसको जक्स्टापोज कीजिए जो आपके हिंदुओं के साथ जो ये ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं इसीलिए ये प्रोग्राम आपके साथ करना चाहे, एक ही इलाका का, एक ही जगह पे, जस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर दूर क्रिश्चियंस के साथ क्या किया जा रहा है, जो लोग वहां से रेफ्यूजीज बन के आए या जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, और ये लोग जो कि अपनी बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए, वो कहते हैं लालू धोमा कि हम सांस्कृतिक रूप से, हम अपने हम डीएनए से हम एक हैं, ये हमारे से अलग नहीं है। हम इनका बायोमेट्रिक डाटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो सर ये लोग, इनका कोई वो नहीं है जो ये बांग्लादेश के हिंदू हैं, इनका कोई नहीं है दुनिया में। क्या सरकार, इस बुजुर्ग का नाम सरकार है, क्या सरकार भारत में नहीं है? क्या मुखर्जी भारत में नहीं है? वो कहां जाएंगे? और मैं ये केंद्र से ये पूछना चाहता हूं कि व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन? अरे साहब, मैं तो कह रहा हूं कि शुक्र करो कि वहां पे इस्कॉन है, हालांकि मेरे इस्कॉन से बहुत मतभेद है, लेकिन जो भी हो, अगर इस्कॉन नहीं होता, इस्कॉन का एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट है, तो ये जो अत्याचार हो रहा है वहां के हिंदुओं पर, वो कम से कम थोड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बना, अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना, सिर्फ इस्कॉन की वरना वजह से। वो भी नहीं बनता। तो अब ये जो है, मतलब जो क्रिश्चियंस, सॉरी, जो कुकीज, चिन्स, जो लोग हैं, क्यों भाई इनको ये विशेष ट्रीटमेंट को क्यों? जस्ट बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। और उनका एक यंग मिजो एसोसिएशन है, वो वहां पर खास खास भूमिका अदा कर रही है, ठीक है। यहां तक कि यूनियन गवर्नमेंट ने, मनीष जी, इट हैज assured द मिजो गवर्नमेंट कि जब तक कि म्यांमार में हालात सुधर नहीं जाते, हम रेफ्यूजीज को नहीं डिपोर्ट करेंगे। दे हैव गिवन दिस इंश्योरेंस। और भारत सरकार तो खुद मानती है कि बांग्लादेश में हिंदूज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है। तो अगर मिजोस का अगर प्रोसिक्यूशन हो रहा है म्यांमार में, जैसा आपका, तो लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन को क्यों? इसको तो सौतेला व्यवहार भी नहीं कहेंगे, ये तो उससे भी कहीं कोई बढ़ चढ़ की चीज है। तो अब कुकी चिन रेफ्यूजीज को जो है, जो बच्चे वहां पर हैं, जो कि मिजोरम में शरण लिया हुआ है, उनको तो सब कुछ जॉब भी मिल रहा है और एजुकेशन भी मिल रहा है, और यहाँ पर उनको एजुकेशन दे रहे हो और यहाँ पर आप उनको डिपोर्टेशन की धमकी दे रहे हो। और फिर ये सवाल उठता है सीएए का, जहां से आपने शुरुआत की। इन लोगों ने पाकिस्तान नहीं मांगा था, नहीं मांगा था। ये इस मामले में अगर कोई एक सबसे जिसका क्लैरिटी ऑफ थॉट था, वो था भीमराव अंबेडकर साहब का।
आपने यू सडनली डिसाइडेड कि यहां से लाइन जाएगी जो कहा, और फिर कहते हो कि हमने लाठियां खाई और दिलों में हम ये किए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि उनके पापों की सजा गांधी के जो भी उनके कर्म थे, कुकर्म थे, उनकी सजा, नेहरू के कुकर्मों की सजा, एडविना माउंटबेटन के कुकर्मों की सजा, मौलाना आजाद के कुकर्मों की सजा, ये आखिर वहां के हिंदू क्यों भुगते हैं? भुगत रहे हैं वो उसको। तो ये सारा मुद्दा जो है, ये मैंने इसको मेरा विशेष ध्यान इस पर गया, तो मैंने कहा कि आपके साथ इसको बैठ के इस पर हम कुछ चर्चा कर लें, और बाकी आपके दर्शक अपना निर्णय खुद ले, अपना विचार खुद बनाए। बिल्कुल, हम ये चाहेंगे कि बात सरकार तक पहुंचे कि इतना गंभीर है, और जिस मणिपुर के उस नैरेटिव में फंसाने की साजिश, जैसे मैंने शुरू में कहा कि संसद में क्या मणिपुर पे चर्चा करो, मतलब उस पॉइंट से भटकाने का, लेकिन बांग्लादेश के इशू से भागने का। अभी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसे रखा जाए, और उन लोगों को जिनने बांग्लादेश ने मांगा नहीं था, जिनने भारत विभाजन नहीं मांगा था। ये कमाल की बात है, इतना दुखद है कि जिनके बाप दादों ने पाकिस्तान मांगा वो आज यहां मौज कर रहे हैं, और जिनके बाप दादों ने ऐसी कोई मांग नहीं की, वो आज भी उनके बच्चे, उनकी पूरी पीढ़ी तबाह हो रही है। तो ये जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत की है कि आखिर दुनिया में कहीं भी यदि प्रताड़ित हिंदू हैं तो कहां जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का तो घोषित रूप से मदरलैंड भारत है। उनका ये मदरलैंड है, क्योंकि यदि पूरा भारत उनका मदरलैंड है, लेकिन जिस ढंग जहां वो अत्याचार हो रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा किया जाए और सरकार तक ये बात पहुंचे, ताकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए। हम प्रयास करेंगे सर, ऐसे गंभीर विषय पे आपसे चर्चा की जा सके। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।